नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। नरेंद्र मोदी सरकार को 11 साल हो गए हैं, या ये कहें कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए 11 साल हो गए हैं। सरकार तो हर 5 साल में फिर से चुनी जाती है और ये नरेंद्र मोदी का तीसरा साल है बतौर प्रधानमंत्री। लेकिन नरेंद्र मोदी हर चीज को कुछ अलग करने के हिमायती भी हैं शायद, और वो दिखाना भी चाहते हैं कि अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए वो उनसे कुछ अलग हैं। और इसी अलग को रेखांकित करने के लिए नरेंद्र मोदी ने अब अपने सत्ता के 11 सालों का एक पूरा प्रदर्शन, देशव्यापी जो एक दिखावा है वो शुरू कर दिया है। और दिखावा शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जैसा कहा जाता है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, कि आपके 11 सालों में अगर जो कुछ अच्छा हुआ है उसके बारे में जनता खुद आकर आपसे कहती, जनता खुद खुश दिखाई देती। जिस तरह से हमारी रेटिंग्स गिर रही हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो नहीं होता। देश में जितनी बेचैनी दिख रही है, बेरोजगारी, महंगाई दिख रही है, विपक्षी दल जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं और उन सवालों से जिस तरह मोदी बच रहे हैं, ये सब नहीं होता अगर वाकई में काम हुआ होता। लेकिन काम हुआ नहीं है, लेकिन दिखाना है, इसीलिए मैं दिखावा कह रही हूँ। और मोदी इस समय इसी दिखावे में लगे हुए हैं। और ऐसे में जब वो पहुंचेंगे बिहार, अभी 20 जून को मोदी फिर जा रहे हैं बिहार, अभी पहले होकर आए हैं, और जिस तरीके से उनकी वहां रैली हुई थी और जो रोड शो हुआ था और उसमें उनको दिखावा करना था, लेकिन वो हो गए कार में बंद, और बंद कार में ही वो सड़क पर 2-4 लोग जो खड़े थे उनको हाथ हिलाते हुए चले गए। क्योंकि जैसा बताया जा रहा है, वहां से जो खबरें आई थी बिहार से, कि सड़क पर जहां वैसे आमतौर पर जब रोड शो होते हैं मोदी के तो जो भीड़ उमड़ी रहती है, बिहार में वैसी भीड़ नहीं थी, पटना में नहीं थी वैसी भीड़। लोग जरूर खड़े हुए थे सड़कों पर, लेकिन उमड़े हुए नहीं थे। तो यहाँ खड़े होना और उमड़ने में फर्क है। और इसीलिए मोदी को अब बिहार में सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। जो 11 साल का जश्न वो मना रहे हैं, उसके बाद पहली चुनौती बिहार से उनको मिलेगी। और इस बिहार में इस बार विपक्ष जो है, इंडिया गठबंधन जो है, वो आर पार के मूड में दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव एक तरफ नीतीश कुमार को घेरते हैं, दूसरी तरफ वो मोदी पर सवाल उठाते हैं और पूछते हैं कि आप आरक्षण के हिमायती हैं या नहीं हैं। वो नरेंद्र मोदी से एक तरफ विपक्ष जो है मांग करता है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, या अभी जो पूरा घटनाक्रम चला उसको लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की, तो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मांग करते हैं विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की। इधर राहुल गांधी, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरीके से हाशिए पर डाल दिया है, मतलब मेरा कहने का आशय यहाँ पर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर को जो भुनाने की कोशिश कर रही थी मोदी सरकार, उस कोशिश को हाशिए पर डाल दिया है। जो शौर्य है सेना का वो अपनी जगह बरकरार है, लेकिन मोदी उस शौर्य को अपने खाते में डलवाना चाहते थे। तो यहाँ राहुल गांधी ने एकदम उस पूरा ट्रैक चेंज कर दिया, उनका एक आलेख आया और पूरी बीजेपी परेशान हो गई। अब राहुल गांधी ने आज एक दोबारा ट्वीट किया है, और ये ट्वीट है अभी जो लोकल ट्रेन का हादसा हुआ उसको लेकर। और राहुल गांधी ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे कोई बात लिख रहे हैं, वो जो लिख रहे हैं उसके गहरे अर्थ है जिससे मोदी बचना चाहते हैं। उन अर्थों को मोदी देखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। तो आर पार के मूड में यहाँ पर इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा है। प्रियंका गांधी ने भी अपनी तरह से सवाल उठाए हैं। बिहार में जिस तरह से लड़के और लड़कियों के बीच में जो लैंगिक अनुपात जो घट रहा है उसको लेकर यहाँ पर प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए हैं। तो ऐसे देश भर में बाकी विपक्ष भी जो है इसी तरह के सवाल उठा रहा है। और आज आपके जो सांसद है संजय सिंह, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि हम बिहार से बीजेपी को भगाएंगे। तो बिहार में बीजेपी को इस समय जिस तरह से चुनौती मिल रही है, जिस तरह आर पार के मूड में इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा है, जिस तरह के काम वहां पर हो रहे हैं महागठबंधन की तरफ से, और उसके बरक्स एनडीए जो है वो अभी भी ये तय नहीं कर पा रही है कि कैसे सीट शेयरिंग होगी, कैसे मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा या नहीं होगा, नीतीश कुमार का क्या करें, चिराग पासवान का क्या करें। ये सारे सवाल इस समय बिहार में बने हुए हैं। और इन सब के बीच नरेंद्र मोदी अपने ही अलग दुनिया में मस्त हैं। उनका आज फिर एक ट्वीट आया है, उस ट्वीट में नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप का जिक्र किया है। वो ट्वीट हमारे पास है, एक बार हम देख लेते हैं कि नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ लिखा है। ये देखिए, अंग्रेजी का ट्वीट है। नरेंद्र मोदी लिखते हैं, योर व्यूज मैटर्स द मोस्ट, टेक पार्ट इन दिस सर्वे ऑन द नमो ऐप एंड लेट अस नो हाउ यू व्यू इंडियाज ग्रोथ जर्नी ओवर द लास्ट 11 ईयर्स। और फिर हैशटैग है 11 ईयर्स ऑफ सेवा। और ये देखिए आप, जो ट्वीट के साथ जो उन्होंने जनमन सर्वे लिखा हुआ है,
ज और म जो है हिंदी में है, देवनागरी में लिखा हुआ है, और उसके साथ जनमन मतलब वो AN और उसके साथ नीचे सर्वे, और उसमें साथ में लिखते हैं मोदी के एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन लोकल एंड नेशनल इश्यूज। ये जो नरेंद्र मोदी का ट्वीट है, अभी जो जनमन सर्वे करवा रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है मोदी जी को, ये अब सोचने वाली बात है। तो क्या नरेंद्र मोदी को खुद को यकीन नहीं है कि उन्होंने सत्ता के 11 साल पूरे कर लिए हैं और अभी तक उनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है कि उनको सीधे कुर्सी से हटने की चुनौती आई है? क्या करना चाहते हैं आखिर नरेंद्र मोदी? ये इस तरह के ऐप का हमारे लोकतंत्र में कितना इसकी उपयोगिता कितनी, इसकी प्रासंगिकता कितनी है और कितनी होनी चाहिए, जबकि लोकतंत्र में तो लोगों की आवाज वो अपने आप जब उभर कर आती है, मुखर होती है, उसी से सब पता चल जाता है कि लोकतंत्र का मिजाज यहाँ पर कैसा है। लेकिन नरेंद्र मोदी को इस तरह का ऐप लॉन्च करके, ऐप तो उनका पहले से बना हुआ है, लेकिन अपने ऐप के जरिए वो फिर से ये एक नया सर्वे जो करवा रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है? क्या इसके पीछे बिहार में उनको मिलती चुनौतियों का डर है, या जो देशव्यापी समस्याएं खड़ी हुई हैं उनका जो डर है? आखिर क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी ने इस तरह के सर्वे का ऐलान किया? तो ऐसे तमाम सवालों पर आज हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। राकेश जी, हम लोगों ने बहुत जो प्रधानमंत्रियों को देखा और जिनका नहीं देखा उनका इतिहास पढ़ा है, किस तरह जनता से जुड़े होते थे। नेहरू जी के बारे में जानते हैं हम कि वो मुख्यमंत्रियों से मिलते थे, पत्र लिखते थे, संवाद होता था, और तब ऐसे डबल ट्रिपल इंजन वाला कोई वो नहीं होता था। कांग्रेस की सरकारें होती थी, फिर भी कभी ये दावा नहीं होता था कि देखो हम ही हम है, हमारे सिवा कोई नहीं है। और बाकायदा वो पत्रकारों से, लेखकों से मिलते थे। इंदिरा गांधी भी यही करती थी। मेरा ख्याल है तमाम नेता यही करते रहे मनमोहन सिंह के समय तक। हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद बहुत ज्यादा बातें नहीं करते थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वो करते थे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात निकली है तो अभी बीजेपी को, मोदी को कांग्रेस ने चैलेंज तो दिया ही है कि मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। एक खबर आई है कि मालदीव के जो राष्ट्रपति है मुइज्जू, उन्होंने शायद 15 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का रिकॉर्ड बना लिया है, कि वो 15 घंटे तक लगातार जवाब देते रहे, लोग उनसे सवाल पूछते रहे। यहाँ पर नरेंद्र मोदी अपने ऐप के जरिए जनमन सर्वे जो है, ये कहते हैं कि आप आइए और लोकल और नेशनल इश्यूज पर अपने विचार रखिए। क्या कहेंगे 11 साल बाद अब यही बाकी रह गया था कि अब लोग अपने विचार रखें, वो भी तब जबकि नरेंद्र मोदी उनको आमंत्रित करें? देखिए शर्मित्रा जी, नरेंद्र मोदी के 11 साल भारत की आजादी के बाद के सबसे विफल सालों में गिने जाए। बात शुरू करते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से। आपने मालदीव के प्रधानमंत्री का जिक्र किया। एक रिकॉर्ड तो हमारे प्रधानमंत्री ने भी बनाया है। नरेंद्र मोदी ने 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस न करके ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिली। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश होगा, कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होगा जिसने इतने सालों तक प्रेस कॉन्फ्रेंस न की हो, क्योंकि उनके पास सवालों के जवाब नहीं है, इसलिए वे सामना नहीं करते। अब वे जनता से अपने ऐप के जरिए सुझाव मांग रहे हैं, विचार मांग रहे हैं। मेरा पहला सवाल तो यह है प्रधानमंत्री से आपके जरिए कि संवाद का, देश के साथ संवाद करने का निर्वाचित एक लोकतंत्र में सबसे खुला और बड़ा मंच है संसद। तो एक दफा विपक्ष से भी तो राय ले लीजिए, एक बार उनके साथ बैठकर विचार विमर्श कर लीजिए। जो लोकल और नेशनल इश्यूज पर जनता से सवाल जवाब चाह रहे हैं, जनता से मशवरा चाह रहे हैं। देश में एक बड़ा विपक्ष भी है, आपके पास 240 सीटें, उस पर थोड़ी सी कम सीटें हैं। एक बार संसद का विशेष सत्र बुलाकर उनके साथ बैठ लीजिए, एक बार सर्वदलीय बैठक में आ जाइए। सिर्फ राष्ट्र के नाम संबोधन एक तरफा, मन की बात एक तरफा, ऐप के जरिए लोगों की राय जानने की कोशिश एक तरफा। दो तरफा संवाद लोकतंत्र की पहचान होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी किसी से भी दो तरफा संवाद नहीं करते। मुझे तो यह भी नहीं लगता कि वे अपने कैबिनेट के साथियों के साथ भी कोई ऐसी बातचीत करते होंगे। वे जो फैसला कर लेते हैं, जो सोच लेते हैं, उसे थोप दिया जाता है। वे ऐसा क्यों नहीं कर रहे? संसद का विशेष सत्र ऐतिहासिक रूप से 47 दिन पहले घोषित कर दिया गया, इससे पहले कभी नहीं हुआ। पहले कोशिश की गई कि
इमरजेंसी के बहाने 25-26 जून को विशेष सत्र बुलाएंगे, उसमें आपातकाल को घरे आएंगे। लेकिन फिर डर लगा कि अगर सत्र भले ही इमरजेंसी के नाम पे हुआ, लेकिन विपक्ष तो वहां पर ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल पूछेगा। विपक्ष पूछेगा कि सीज फायर अमेरिका के कहने से क्यों हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति ने उसका ऐलान क्यों पहले कर दिया, पाकिस्तान के साथ सीज फायर हुआ तो आतंकवादियों के खिलाफ भविष्य के लिए क्या गारंटी ली गई, हमारे कितने युद्धक विमान धराशायी हुए। इसलिए उन्होंने उस सत्र भी टाल दिया। अब तो जो नियमित सत्र होता है वो आएगा, वर्षाकालीन सत्र। जी। तो नरेंद्र मोदी इस वक्त सवालों से घिरे हुए हैं, वे जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए हर बार कोई नया प्रोपेगेंडा लेकर आते। आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि वे इस ऐप के जरिए लोगों को जांचना चाहते हैं, लोगों की राय जानना चाहते हैं। बीजेपी, नरेंद्र मोदी, आरएसएस समय समय पर इस तरह के लिटमस पेपर टेस्ट करते रहे। जैसे घर घर सिंदूर अभियान के नाम पर पहले खबर वायरल करवा दी गई, खबर छप गई, 3 दिन तक बीजेपी खामोश रही। उसके प्रवक्ता टीवी डिबेट में कहते रहे कि हमारे कार्यकर्ता, मंत्री तक घर घर सिंदूर देने जाएंगे। फिर जब उस लिटमस पेपर टेस्ट में ये परिणाम निकल कर आया कि जनता के बीच उसका नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, ममता बनर्जी ने बहुत कठिन सवाल पूछ लिया निजी जिंदगी को लेकर, तब मोदी और बीजेपी को पीछे हटना पड़ा। इसी तरह इस ऐप के जरिए अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोग किस तरह की सलाह दे रहे हैं, लोगों का मूड क्या है, देश का मानस क्या है इस वक्त। तो मैं समझता हूं कि ये एक कहावत होती है, बैठा बनिया शेर बांट तोले। तो नरेंद्र मोदी जी को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करते। उन्हें कश्मीर जाना चाहिए था पहलगाम की घटना के बाद, लेकिन वे गए झंडी दिखाने, रेलवे ट्रैक के लिए तिरंगा अकेले लेकर हाथ में उस पर वॉक कर रहे थे ब्रिज पर, लेकिन किसी पीड़ित से नहीं मिले आज तक। कानपुर के एक पीड़ित परिवार से मिले तो उसको भी अमौसी हवाई अड्डे पर बुला लिया, अमौसी नहीं, कानपुर का दूसरा हवाई अड्डा है, वहां बुला लिया था। तो प्रधानमंत्री सिर्फ चुनावी नजरिए से पूरा काम करते हैं। अब भी उनकी तैयारी बिहार चुनाव पहली प्राथमिकता पर है, उस नजरिए से चल रही है। जी बिल्कुल, और बिहार चुनाव के लिए शायद वो ये नमो ऐप के जरिए अब तौलना चाहते हैं कि आखिर वहां से क्या फीडबैक आता है, उस हिसाब से वो अपनी नीतियां तय करेंगे। क्योंकि अभी जो मोदी गए बिहार, उसका कुछ अच्छा असर दिखा नहीं, क्योंकि ये देखने वाली बात है कि विक्रमगंज में मोदी ने रैली की और उसके बाद चिराग पासवान ने कल जो अपनी सभा की वो भी आरा में की। तो और दोनों का जो टारगेट है वो शाहाबाद ही है। अब एनडीए को वहां पर कभी अच्छा वो प्रदर्शन नहीं कर पाई, तो इसलिए मोदी को विक्रमगंज में ले जाया गया था कि चलिए यहाँ से कुछ असर होगा। लेकिन चिराग पासवान बोल चुके कि अब मैं 243 सीटों पर लड़ूंगा। अब चिराग पासवान के इस जो उनका ये जो ऐलान है, ये अपने आप में एनडीए को एक चुनौती दे रहा है। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि मैं एनडीए को मजबूत करूंगा, लेकिन ये अलग बात है कि जब सीट बंटवारा होगा तो आप 243 पर आपने तो पहले ही ऐलान कर दिया, तो फिर बाकी लोग आपको क्यों साथ रखेंगे, तो एक वो अलग मसला है। उधर तेजस्वी यादव जो है वो नीतीश कुमार को जो घेर ही रहे हैं, उसके साथ साथ उन्होंने आज बाकी लोगों को एक तरह से धिक्कारा ही है, क्योंकि उन्होंने धिक्कार शब्द का इस्तेमाल किया है अपने ट्वीट में। एक बार उस ट्वीट को हम देखते हैं। मेरा ख्याल है ट्वीट में टाइम है, पर उस ट्वीट में तेजस्वी यादव ने अपने 5 जून के पत्र का जिक्र किया है कि मैंने ऐसा ऐसा पत्र लिखा था नीतीश कुमार को कि आप आरक्षण की सीमा 85% करने के लिए और आप एक विशेष सत्र बुलाइए विधानसभा का, और उसमें हम उसको पारित करवाएंगे एक अलग आरक्षण। ये देखिए, ये जो लिखते हैं तेजस्वी यादव कि क्या नीतीश जी ने मेरे पत्र का जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है, अथवा वो आदतन ऐसा करते हैं, या अधिकारी उन्हें पत्र दिखाते नहीं हैं। सामाजिक न्याय का ढोल पीटने वाले ऐसे दल जिनके बलबूते मोदी सरकार चल रही है, वो हमारी सरकार द्वारा बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने में असफल क्यों हैं? मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान, श्री जीतन राम मांझी, श्री उपेंद्र कुशवाहा को दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्गों की इस हकमारी के खिलाफ आरक्षण पर मुंह खोलना चाहिए। सिर्फ कुर्सी से चिपके रहने के लिए राजनीति नहीं होती है।
अगर प्रधानमंत्री से ये सब लोग इस छोटी सी मांग को भी पूरा नहीं करा सकते हैं तो इनका अपनी राजनीति एवं ऐसे गठबंधन में रहना धिक्कार है। अगर नीतीश जी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने इस विषय पर कुछ बोलने में असमर्थ हैं तो उन्हें विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाना चाहिए, फिर देखिए हम कैसे इसे लागू कराते हैं। तो राकेश जी, यहाँ पर ये जो तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे नीतीश कुमार के साथ साथ चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा सबको धिक्कार ही दिया है कि आप लोग सामाजिक न्याय के लिए आप मोदी से इतनी छोटी सी बात भी आप नहीं करवा सकते। क्या यह आरक्षण का मुद्दा, इस पर मोदी जितना चुप रहेंगे, क्योंकि अभी वो बिहार गए थे, वहां उन्होंने ये कहा कि सामाजिक न्याय जो है वो एनडीए में उसका स्वर्ण काल था, कांग्रेस वगैरह ने तो इसमें कुछ नहीं किया, ये उनका दावा था। और उसके बाद लालू जी का एक ट्वीट भी आया था कि देखो सामाजिक न्याय हमने बुलवा ही दिया, आखिर ये उनका था कि मोदी जो सामाजिक न्याय बोलते नहीं वो हमने बुलवा दिया इनसे। अब तेजस्वी यादव का ये जो ट्वीट है, क्या कहेंगे इसको देख? देखिए, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लगातार घिर रहे हैं। पहले राहुल गांधी जातिगत जनगणना के मुद्दे पर पार्टी को घेरे रहे और अंत में राहुल गांधी की बात को मानना पड़ा। जैसे राहुल कहते हैं कि सिस्टम उनका, काम हमारा, हम जो कहेंगे वो करवा लेंगे, वही लालू यादव ने दोहरा दिया कि अंत में नरेंद्र मोदी को सामाजिक न्याय शब्द बोलना पड़ा। खास तौर से बिहार के जो सामाजिक समीकरण है, बिहार का जो सामाजिक ताना बाना है, उसमें सामाजिक न्याय की बात किए बिना कोई राजनीतिक दल अपना वजूद बचाकर नहीं रख सकता। ये मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना बिहार में जी। इसलिए लालू यादव ने नीतीश कुमार के साथ साथ एनडीए के घटक दलों के नेताओं को धिक्कारा। इसके जरिए उन्होंने दो तरह की चुनौती दी थी कि या तो आप लोग नरेंद्र मोदी से बात करें आरक्षण के मुद्दे पर, इस सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, और नहीं करेंगे तो समस्या पैदा होगी, क्योंकि बीजेपी और नरेंद्र मोदी बहुत आसानी से इन मांगों को मानने वाले नहीं करेंगे तो तेजस्वी यादव बिहार के लोगों को ये संदेश देने में कामयाब हो जाएंगे कि देखिए ये आपका हाथ मार रहे हैं, ये सत्ता में बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं 7वीं बार के, लेकिन इस मुद्दे पर नहीं बोल रहे। तो स्वाभाविक तौर पर जनता में नीतीश कुमार, बीजेपी, मोदी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, इन सब के खिलाफ एक माहौल बनेगा। यहाँ पर यह जोड़ देना बहुत जरूरी है जिसका आपने उल्लेख किया कि चिराग पासवान ने जब ये कहा कि वे पूरी 243 सीटों पर लड़ेंगे, उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। आप कल्पना करिए अगर ऐसी कोई घोषणा इंडिया गठबंधन के किसी सहयोगी दल ने कर दी होती तो जो लश्कर नोएडा है, दिल्ली का तथाकथित गोदी मीडिया है, भोंपू मीडिया है, वो तो ये घोषणा कर चुका होता कि इंडिया गठबंधन बिखर गया जी। वो तो उसमें तो पता नहीं क्या क्या जूतों में दाल बट रही है, ऐसे मुहावरों का इस्तेमाल हो रहा होता। लेकिन चिराग पासवान पूरी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, कोई चर्चा नहीं हो रही। तो क्या इसको एनडीए गठबंधन बिखरने की शुरुआत नहीं मानना चाहिए? और अगर चिराग पासवान की पार्टी सारी सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का क्या होगा? क्या उससे नुकसान नहीं होगा? तो अभी बिहार के चुनाव आते आते बहुत सारी उलटबाजियां होने वाली, और इसमें सबसे बड़ी चीज है नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ बने रहना या साथ छोड़ना। वे खुद साथ छोड़ते हैं या बीजेपी उन्हें अलविदा कहती है, थैंक यू वेरी मच करके, ये आने वाले कल में पता लगेगा। लेकिन दिलचस्प होती जा रही है बिहार की राजनीति। बीजेपी को सामाजिक न्याय की बात करनी पड़े, मोदी की सभा में वैसी भीड़ न उभरे, उमड़े आपके रोड शो में, आपके हिसाब से बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया है, उससे ज्यादा भीड़ तो चिराग पासवान की रैली में हो गई। तो ये सारी चीजें चिंता करने वाली मोदी जी के लिए और बीजेपी के लिए, क्योंकि बिहार उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न है। इस बात हम बार बार दोहराते हैं कि बीजेपी में आज तक, बिहार में आज तक बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई आजादी के बाद से। ये तड़प है, ये भूख है उनके अंदर कि बीजेपी का एक बार मुख्यमंत्री बनना चाहिए, उसके लिए वे किसी भी सीमा तक जा सकते। जी बिल्कुल। और अभी जो तड़प की बात आपने की, तो राकेश जी अभी अमित शाह कल थे तमिलनाडु में और वहां उन्होंने ये कहा कि अब
इस बार हमने दिल्ली में सरकार बना ली, अब हम केरल, पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में भी सरकार बनाएंगे, पहले से उन्होंने ऐलान कर दिया है। लेकिन बिहार में अभी तक वो ये नहीं कह पाए हैं। सरकार तो बनाएंगे, ऐसा ऐलान तो होता रहा है, लेकिन कि हम अपना मुख्यमंत्री भी हम बनाएंगे, अटल जी का सपना पूरा करेंगे, ये बात अमित शाह नहीं बोल पाए हैं। और इसी से समझ में आ रहा है कि एनडीए में अभी बहुत खींचातानी बाकी है। लेकिन सही बात है कि जो यहाँ नोएडा में बैठा मीडिया है वो इस चीज को नहीं दिखाएगा। जबकि तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी की वो जो चुनाव में धांधली वाली जो बात है उसका समर्थन किया, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये तो इनकी मजबूरी है, और अगर ये नहीं करेंगे समर्थन तो कहाँ जाएंगे। मतलब अगर दो दल साथ में हैं और वो एक दूसरे की बात का साथ दे रहे हैं तो उसको वो मजबूरी बताते हैं, और जहां पर स्पष्ट बिखराव दिख रहा है उसको वो देखना ही नहीं चाहते। तो ये अब इनकी मर्जी है, उनकी अपनी आंखें हैं, उनको क्या देखना है नहीं देखना। लेकिन जो हमें दिखाई दे रहा है वो ये कि बिहार में इस बार इंडिया गठबंधन जो है बहुत मजबूती से उभर रहा है, और इसीलिए नरेंद्र मोदी को शायद अब अलग अलग जो तरीकों का सहारा लेना पड़ रहा है ताकि वो जनता का मन टटोल सकें। इतनी हिम्मत तो अब उनमें नहीं है कि वो जनता के बीच उतर कर जाएं और सीधे बात करें, या प्रेस से बात करें, या आपने जैसा कहा कि आप संसद का सत्र बुला लेते। विपक्ष जो है वो तो जनता की ही आवाज है, उसकी आवाज आप सुन लेते, आपको समझ में आ जाता कि आपके विकास को कितने नंबर मिल रहे हैं। लेकिन ये सब जोखिम जो है मोदी नहीं उठाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो महागठबंधन है और इंडिया गठबंधन वो घेरते जा रहा है। और आज का एक जो दुर्घटना हुई है मुंबई में लोकल ट्रेन की, उसको लेकर अब राहुल गांधी ने घेरा है। क्या कुछ लिखा है राहुल गांधी ने, एक बार उसको देखते हैं। राहुल गांधी लिखते हैं, जब मोदी सरकार 11 साल की सेवा, मतलब ये इन्वर्टेड में लिख रहे हैं, सेवा का जश्न मना रही है, तब देश की हकीकत मुंबई से आ रही दर्दनाक खबर में दिखती है। ट्रेन से गिरकर कई लोगों की मौत। भारतीय रेल करोड़ों की जिंदगी की रीढ़ है, लेकिन आज असुरक्षा, भीड़ और अव्यवस्था की प्रतीक बन चुकी है। मोदी सरकार के 11 साल इज इक्वल टू न जवाबदेही न बदलाव, सिर्फ प्रचार। सरकार 2025 पर बात करना छोड़ अब 2047 के सपने बेच रही है। देश आज क्या झेल रहा है ये कौन देखेगा। मैं मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। यहाँ पर राकेश जी ये जो लिखा है राहुल गांधी ने कि 11 साल न जवाबदेही न बदलाव, सिर्फ प्रचार, और ये जो सेवा को उन्होंने इन्वर्टेड में किया, तो यहाँ पर साफ समझ में आता है कि वो तंज है कि आप जिसको सेवा बोल रहे हो असल में वो लोगों पर कितनी भारी पड़ रही है। और इस बारे में जो खबर आई थी जो उसमें लिखा ये था कि सम पैसेंजर्स ट्रेवलिंग टुवर्ड्स CSMT फेल फ्रॉम द ट्रेन एट थानेज मुमरा रेलवे स्टेशन। द रीजन फॉर द एक्सीडेंट इज बिलीव टू बी एक्सेसिव क्राउड इन द ट्रेन। मतलब यहाँ पर आपने केवल ये एक लाइन लिख देने से क्या जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी कि बहुत भीड़ थी? मतलब यहाँ भी क्या लोग जिम्मेदार हैं? क्या यहाँ पर मोदी इसी मतलब गुजरात में, मुंबई से लगे हुए, महाराष्ट्र से लगे हुए गुजरात में आप बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, किसानों की जमीनें आपने ले ली। आज तक वो जब 2014 की बात थी बुलेट ट्रेन की, अब अभी वो उसका जिक्र नहीं करते। अब बुलेट ट्रेन से हम आ गए हैं कि ट्रेन में बहुत भीड़ थी, लोग ज्यादा चढ़ गए थे, इसीलिए गिरकर मर गए। क्या कहेंगे इस विडंबना पर? देखिए, ये विडंबना ही है कि हमारे देश में पिछले 11 साल से एक ऐसी सरकार है जो किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं। कोविड काल में लोग मर गए, कोई जिम्मेदारी नहीं। लाखों करोड़ों लोग विस्थापित हुए, महाराष्ट्र से, गुजरात से, मीलों चलकर, पैदल सैकड़ों किलोमीटर चलकर अपने घरों में पहुंचे, सरकार ने कोई जिम्मेदारी नहीं। ऑक्सीजन के अभाव में लोग मर गए, रेमडेसिविर इंजेक्शन के अभाव में लोग मर गए, सरकार ने कभी कोई जिम्मेदारी नहीं। अभी पहलगाम में इतना बड़ा हमला हुआ, सरकार ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। उसके बाद बेकसूर कुछ के नागरिक मारे गए पाकिस्तान की शेलिंग में, सरकार ने कोई जिम्मेदारी। खुद गुजरात में, मोदी के गुजरात में, मोरबी में पुल गिरा था, मोरबी में कोई जिम्मेदारी नहीं थी। उसके 2-3 दिन बाद सज धज कर मोदी जी पहुंच गए थे अस्पताल में, रंग रोगन कराया गया तो उनके आने के, चुनाव सभा चलती रही थी। आज तक एक भी बड़े हादसे में मोदी सरकार या उनके सहयोगियों ने, उनकी राज्य सरकारों ने कभी कोई नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार नहीं। जिस रेल हादसे को लेकर राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, सेवा को इन्वर्टेड कॉमा में लिखकर ये बता रहे हैं
कि असल में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार सेवा नहीं कर रही है, सेवा के नाम पर मेवा लूट रही है, जवाबदेही उसकी कुछ भी नहीं। ऐसे रेल हादसे सचमुच में सरकार की, प्रशासन की लापरवाही का नतीजा होता है। निश्चित जी तौर पर ज्यादा भीड़ थी, ज्यादा लोग आ गए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन क्या सरकार ने ऐसी व्यवस्थाएं की कि लोगों को इस तरह सफर न करना पड़े लटक कर ट्रेन? क्या रेल मंत्रालय, रेल मंत्री रील बनाने के अलावा और कोई काम करे? आज तक उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं दी। हर रेल हादसे के बाद कह देते हैं छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। कितने ज्यादा रेल हादसे हो चुके हैं नरेंद्र मोदी की सरकार में, कोई जवाबदेही नहीं। तो कुल मिलाकर ये सरकार सिर्फ अपनी सत्ता को एंजॉय कर रही है, लेकिन जैसे ही जवाबदेही की, जिम्मेदारी की बात आती है, वो पल्ला झाड़कर पीछे हट जाता है। इस मामले में भी ऐसा ही होगा। सरकार की तरफ से, रेल मंत्रालय की तरफ से कोई जवाबदेही, जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी। जी जी बिल्कुल। और क्योंकि अभी आपने ये किसी भी तरह की जिम्मेदारी न लेने की बात की, तो कुछ और उदाहरण भी याद आ गए। मणिपुर है, महाकुंभ है, ये सब भी जो अभी अभी की घटनाएं हैं जिन पर कुछ नहीं हुआ। और नोटबंदी की भी हमने देखा है कि कैसा वो था उस समय का आलम, लेकिन तब भी मोदी नहीं माने। और अभी की खबर है, चंद्रबाबू नायडू ने कल ही शायद किसी इंटरव्यू में ये कहा है कि अब 500 के नोट भी बंद होने चाहिए, क्योंकि जितने बड़े नोट रहेंगे उतना ज्यादा भ्रष्टाचार रहेगा। यानी वो मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, और उधर मोदी ये दावा कर रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है, और वो लोगों से ये फीडबैक चाहते हैं कि अब आप लोग बताएं कि कितना अच्छा है। तो राकेश जी, ये नरेंद्र मोदी आखिर क्या इनका आत्म प्रचार या उनकी आत्ममुग्धता या वो तारीफ कितनी ज्यादा सुनना चाहते हैं? उनका मन कभी भरेगा या नहीं भरेगा? या नरेंद्र मोदी को एक सामने, एक जैसा तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के लिए कहते हैं कि वो मुखौटा है, पीछे से कोई और लोग ही सब चलाते हैं और सारे फैसले लेते हैं और इनको केवल वहां पर रखा गया है। नरेंद्र मोदी को लेकर भी हर 2-4 दिनों में या कुछ अंतराल पर एक नए नए शिगुफे जो छोड़े जाते हैं, और अब उनको सामने रखकर जो सारी चीजें होती हैं, उसके बाद क्योंकि हम देखते हैं कि पीछे से कई ऐसे फैसले हो जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं जिन पर कोई चर्चा भी नहीं होती। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कितना कुछ हो गया, लेकिन कभी उस पर कोई बात नहीं होती। तो क्या नरेंद्र मोदी वाकई खुद तारीफ और प्रचार के भूखे हैं, या उनको सामने रखकर पीछे बहुत बड़ा कोई खेल रचा जा रहा है भारत के लोकतंत्र के खिलाफ? क्योंकि 11 साल का जब आप कोई प्रधानमंत्री है और उसके बाद उसको इस तरह का ऐप लेकर, सहारा लेकर सर्वे कराना पड़े, तो क्या ये लोकतंत्र के लिए ठीक है या नहीं? देखिए, सर्वे कराने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है। प्रधानमंत्री हैं, वे अपनी लोकप्रियता जांचते रहें, अपनी सरकार के कामकाज पर लोगों से राय लेते रहें, लेकिन उनकी जो जिम्मेदारी है उसे भी तो पूरा करें। संयोग से शुरू में आपने तमिलनाडु का जिक्र किया था, अमित शाह के बयान का जिक्र किया था, मणिपुर का भी आपने उल्लेख किया। जो अमित शाह ये कह रहे हैं कि मैं रहता भले दिल्ली में हूँ, लेकिन मेरे कान तमिलनाडु लगे रहते हैं, उनके कानों में मणिपुर की चीखें नहीं सुनाई दी। दिल्ली से मणिपुर की दूरी और दिल्ली से तमिलनाडु की दूरी में इतना अंतर तो है ही कि मणिपुर दिल्ली से पास है, तमिलनाडु ज्यादा दूर है, लेकिन उनको वहां की चीखें नहीं सुनाई। जलता हुआ, 2 साल से अधिक से जलता हुआ मणिपुर उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई नहीं दे रही। 2 समुदाय 2 साल से लड़ रहे हैं, उन महिलाओं की, उन माता बहनों की चीखें उनके कानों तक नहीं पहुंची जिनकी निर्वस्त्र परेड की गई मणिपुर में, लेकिन उनके तमिलनाडु में कान लगे हैं, क्योंकि तमिलनाडु में डीएमके की सरकार, मणिपुर में बीजेपी की उनकी सरकार थी, उनका मुख्यमंत्री था, जिसको बहुत मजबूरी में हटाया, राष्ट्रपति शासन लगाया, वहां कान नहीं धर रहे। इसी तरह नरेंद्र मोदी है, वे अपने काम की प्रशंसा सुनना चाहते हैं, सिर्फ अपने बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी की बात आए, डिलीवरी की बात आए, तो वे कुछ डिलीवर नहीं करना चाहते लोकतंत्र के लिए और देश के लिए, समाज के लिए। आप खुद अंदाजा लगाइए, काम करते हुए कब दिखते हैं नरेंद्र मोदी? सिवाय चुनाव रैलियों के, कपड़े बदलते रहने के, उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती कि वे बैठकर राजकाज देखते हो, फाइलों पर कोई विचार विमर्श करते हो, कोई निर्णय लेते हो। निर्णय वे खुद ले लेते और ऐलान कर देते टीवी पर आकर। युद्ध विराम का ऐलान अमेरिका का राष्ट्रपति करता है, नोटबंदी का ऐलान वे खुद आकर करते हैं टीवी पर, जिम्मेदारी नहीं लेते। नोटबंदी को लेकर जो
तुमार बांधे गए थे, जो दावा किया गया था, उसके जो 3 उद्देश्य थे कि काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, दूसरे जो रनिंग मशीन नकदी है वो कम हो जाएगी, लोग डिजिटल पेमेंट पर जाएंगे, ऑनलाइन पेमेंट बढ़ेगा। लेकिन अभी तो रिजर्व बैंक की जो रिपोर्ट आई है 2024-25 की, उसने तो नोटबंदी को घोषित रूप से फेल कर दिया है, घोषित कर दिया है कि फेल हो गई है। ना आतंकवाद खत्म हुआ नोटबंदी से, न भ्रष्टाचार बंद हुआ। अभी उड़ीसा में 2021 बैच का आईएएस पकड़ा गया, नोटों की गड्डियां जखीरे मिले उसके, सीबीआई के अधिकारी, ईडी के अधिकारी, इनकम टैक्स के अधिकारी रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जाते। तो नोटबंदी से भ्रष्टाचार भी खत्म नहीं हुआ, आतंकवाद भी खत्म नहीं हुआ। और जो तीसरी बात थी कि जो चलन में करेंसी है वो कम होगी और उसकी जगह प्लास्टिक मनी यानी ऑनलाइन पेमेंट, डिजिटल पेमेंट पड़ेगा, वो दावा भी निराधार था। रनिंग करेंसी तो पहले से ज्यादा हो गई, जितना चलन में मुद्रा थी 8 नवंबर 2016 को, उससे कई लाख करोड़ ज्यादा नकदी बाजार में चलन में है आज की तारीख। नरेंद्र मोदी तो कहते थे 50 दिन दे दीजिए भाइयों बहनों, आप जिस चौराहे पे कहेंगे उस पर आ जाऊंगा। पूरे देश के चौराहे इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि नोटबंदी तो फेल हो गई। उन्हें अपना कॉल, अपना वादा पूरा करना चाहिए, चौराहे पर आना चाहिए, जनता को जवाब देना चाहिए। कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें जिसमें कोई पूछ सके, कोई आप जैसा पत्रकार उनसे पूछ सके कि सर नोटबंदी फेल हो गई है, अब आपका क्या कहना है। 2000 के नोट से भ्रष्टाचार होता था, 1000 के नोट से भ्रष्टाचार होता था, बंद करके आपने 2000 का कर दिया, तो भ्रष्टाचार खत्म हो गया। अब उसको भी बंद कर चुके हैं, 500 का नोट बंद करने की तैयारी चल रही। तो आखिर नरेंद्र मोदी चाहते क्या है? वे चाहते हैं लोग उन्हें देवता की तरह पूजें, लेकिन काम ढेले का नहीं करते, उल्टे देश को रसातल की ओर ले जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और 11 सालों की उपलब्धि या ये यही है कि, या उसकी विडंबना यही है कि देश जो है बिल्कुल रसातल पे चला गया है। राकेश जी, बात हमने शुरू की थी बिहार से, जहां पर इस समय इंडिया गठबंधन आर पार के मूड में हम कह रहे हैं, और उसमें अभी तक प्रियंका गांधी जो है वो बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में खुलकर ऐसे सामने नहीं आई थी, लेकिन आज उनका एक ट्वीट आया है जिसमें यह लग रहा है कि अब प्रियंका गांधी, क्योंकि खबर थी कुछ दिनों पहले कि अब वो राहुल गांधी का साथ देने बिहार में अब उतरेंगी, और आज उनका एक ट्वीट आया है, उस ट्वीट को देख लेते हैं, और जिसमें उन्होंने एक बड़ी दिक्कत की ओर, जो समस्या की ओर इशारा किया है। क्या है वो ट्वीट, एक बार देख लेते हैं। प्रियंका गांधी लिखती हैं, बिहार में प्रति 1000 लड़कों पर सिर्फ 891 लड़कियां पैदा हो रही हैं। 2020 में यह अनुपात 964 था, जो कि 2021 में घटकर 908 हुआ और 2022 में रह गया। आखिर ऐसा क्या हो रहा है? आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि जन्म लेने वाले बच्चों में बेटियों की संख्या लगातार गिर रही है? एक तरफ महिलाओं पर लगातार हो रही बर्बरता और दूसरी तरफ लिंगानुपात के मामले में देश में सबसे खराब स्थिति इस बात का संकेत है कि बिहार का डबल इंजन महिलाओं के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। यहाँ पर ये जो आंकड़े दिए हैं प्रियंका गांधी ने 891 का, ये 2022 का आंकड़ा है। उसके बाद 3 साल अभी और बीत गए हैं, मतलब 2025 भी आधा निकल गया है। हो सकता है ये आंकड़ा और घट गया हो, और वाकई बहुत चिंता की बात है अगर इस तरह लड़के लड़कियों के अनुपात में अंतर दिख रहा है, बढ़ता जा रहा है। अभी तक हम पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों में देखते थे, राजस्थान में ये भ्रूण हत्या के मामले जो थे वहां ज्यादा होते थे, लेकिन बिहार में जहां पर नीतीश कुमार ये कहते हैं कि अब जो है महिलाएं बहुत अच्छे से सब रह रही हैं और हमने इतना इतना किया है, वो सबको यही कहते रहते हैं। लेकिन जो अभी मुजफ्फरपुर में जो बच्ची के साथ हुआ, या अभी ये जो प्रियंका गांधी का ट्वीट है, ये कह रही कि बिहार का डबल इंजन जो है ये लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए घातक है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहले बात इंडिया गठबंधन की, फिर प्रियंका के बयान। इंडिया गठबंधन बिहार को बहुत गंभीरता से लेकर चल रहा है। जिस तरह की जुगलबंदी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की दिखाई देती है, राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू प्रसाद यादव, ये सब लोग जिस तरह मिलकर अभी तक चल रहे हैं, अगर ये एका बना रहा तो चुनाव के समय बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल सकती है। राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से बिहार को प्राथमिकता पर रखे हैं, लगातार वहां संविधान सम्मेलन, सामाजिक समरसता सम्मेलन वगैरह उनके चल रहे हैं। अब प्रियंका गांधी की आमद से एक पर एक 11 होने की कोशिश है।
जी। क्या नतीजे निकलेंगे हम नहीं जानते, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो विषय उठाया वो राजनीति से ज्यादा सामाजिक विषय है। हम्म। ठीक है, उसके जरिए वे राजनीतिक उद्देश्यों को ही पूरा करना चाहती हूँ, लेकिन असल में तो वो सामाजिक विषय है। लिंगानुपात जिस तरह से बिगड़ रहा है, बालकों की तुलना में बालिकाएं, पुरुषों की तुलना में स्त्रियां कम हो रही हैं, ये सबके लिए चिंता का सबब होना चाहिए। इसके पीछे क्या कारण है? क्या बिहार की सामाजिक संरचना इस तरह की है? क्योंकि आमतौर पर जो बालिका भ्रूण हत्या की घटनाएं होती थी वे मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल, बुंदेलखंड, जी। हरियाणा, राजस्थान वगैरह में होती रही। बिहार में उसको इस तरह पहले नहीं सुना गया, हम्म। लेकिन अगर ये आंकड़ा 3 साल पुराना है और 3 साल बाद तो ये आंकड़ा ही नहीं आया, तो निश्चित तौर पर इसमें अंतर बढ़ा ही होगा। तो प्रियंका गांधी एक सामाजिक मुद्दे के बहाने नरेंद्र मोदी और बिहार की डबल इंजन सरकारों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस जब वहां चुनाव मैदान में उतरेगी तो राहुल गांधी के साथ साथ सांसद प्रियंका गांधी भी कदम ताल करती दिखाई दे। और बीजेपी जी। के लिए यही चुनौती है कि एक राहुल गांधी उस पर भारी पड़ते हैं, उस पर से भी अगर प्रियंका गांधी भी वहां जाती है तो महिला वोटर्स का रुझान कुछ बदल सकता है उनकी तरफ। लेकिन ये सब कल की बात है। जी जी। जी बिल्कुल। और आने वाले कल में क्या होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन अभी ये दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है वो बाकायदा मुद्दों पर आधारित राजनीति और चुनाव को वो मुद्दों पर ही केंद्रित करता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए जो है उसकी जो बातें हैं कि हमने 11 साल में अपने 11 साल या अपने 19 सालों का हिसाब नहीं दे रहे, नीतीश कुमार और मोदी वो बात करते हैं 2005 से पहले वाले बिहार की, कि लालू प्रसाद के काल में ये था, इस तरह की बात वो करते हैं, लेकिन अभी अपनी बात नहीं करते। और जो बात दूसरी बातें भी करते हैं उनमें भावनात्मक चीजें जो हैं वो, जैसे ऑपरेशन सिंदूर को ही भुनाने की कोशिश वहां पर हो रही थी, ये सारी चीजें मोदी वहां पर करेंगे, आगे भी करेंगे। सांप्रदायिकरण भी हमको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वहां पर बिहार में अभी हिंदुत्व की राजनीति भी जोर पकड़ने लगी है। लेकिन इंडिया गठबंधन लगा हुआ है मुद्दों पर ही बात करने में, चाहे वो किसानों के मुद्दे हो, मजदूरों के मुद्दे हो, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा जैसी चीजें हो रही हैं। प्रियंका गांधी ने लिंगानुपात का मामला उठाया और राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं और तेजस्वी यादव आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे लोग उन बातों को कर रहे हैं जिनसे सीधे सीधे जनता का हित जुड़ा है और जनता को इसी मुद्दे पर वोट करना चाहिए, ये कोशिश इस समय इंडिया गठबंधन कर रहा है। आर पार के मूड में दिखाई दे रहा है। अब देखना यह होगा कि यहाँ पर बिहार में आखिर में किसकी नैया पार लगेगी। फिलहाल मोदी जी अपने ऐप के जरिए क्या कुछ उनको सर्वे में हासिल होता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। तो राकेश जी, आज की चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने आज की चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए हमारे सभी कार्यक्रम। नमस्कार।